जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा सेल्स क्या होती हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं कोशिका। अर्थात आपको बताएंगे सेल्स क्या होती हैं और सेल्स के कितने टाइप्स होते हैं और किस प्रकार के जीवों में किस प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, और आपको बताएंगे सेल्स ऑर्गन्स क्या है और प्रत्येक ऑर्गन्स के फंक्शन क्या है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे सेल्स क्या होती हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। तो आप हेडिंग डाल लीजिए सेल्स। तो आइए समझते हैं सेल्स क्या होती हैं। जैसा कि सेल्स में क्या लिखा हुआ है, ए सेल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दैट मेक्स अप ऑल लिविंग थिंग्स and the tissue of the body and that is responsible for all of life process। इसके कहने का मतलब है जो सेल्स हैं या फिर कोशिका हैं, ये क्या है? हमारे जीवन की क्या है? लाइफ की क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? संरचनात्मक या फिर कार्यात्मक क्या है? इकाई है। कहने का मतलब है कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है किसकी? हम लोग के लाइफ की या फिर लिविंग थिंग्स की। क्या लिखा हुआ है? लिविंग थिंग्स की। जितने भी जीवित जीव होते हैं उनके लाइफ की क्या है? संरचनात्मक और फंक्शनल यूनिट है। क्या चीज? क्या है? यूनिट है। क्या है? इकाई है। क्या चीज? सेल्स, जो कि क्या करती हैं? लिविंग थिंग्स को बनाती हैं। क्या है? लिविंग थिंग्स को बनाती हैं, जीवित जीवों को बनाती हैं। आगे क्या लिखा? द टिश्यू ऑफ द बॉडी एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ लाइफ प्रोसेस। इसके कहने का मतलब है कि जो सेल्स होती हैं या फिर कोशिका होती हैं वह ऊतकों को भी बनाती हैं और क्या है? रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए? जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती है, कहने का मतलब है जितनी जीवन की क्रियाएं होती है या फिर जीवन की प्रक्रियाएं होती हैं उनके लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या चीज? कोशिका। क्या है? कोशिका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जीवन की जितनी भी प्रोसेस है, किसी भी प्रकार की क्रियाएं या फिर प्रक्रियाएं जो हैं उनके लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है हमारी क्या चीज? सेल्स। और लिविंग थिंग्स को बनाती हैं हमारी सेल्स। आगे क्या लिखा है? इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। इसके कहने का मतलब है कि जो सेल्स हैं क्या है? कोशिका हैं, उनको डिस्कवर किया था किसने? रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। कब? 1665 ईस्वी में क्या किया था? डिस्कवर किया था या फिर खोज की थी। किसकी? सेल्स की खोज की थी रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने। किसमें? स्लाइस ऑफ कार्क। क्या है? लकड़ी के कार्क में। क्या? स्लाइस के कार्क में क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल्स को देखा था। इन 1665 कहने का 1665 ईस्वी में क्या रॉबर्ट हुक ने सेल्स को खोजा था या फिर देखा था। आप समझते हैं इसके टाइप्स क्या, कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। तो यहाँ पर मेनली दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है। पहली सेल्स कौन सी है? प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स। और दूसरी सेल्स क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स। क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स। क्या है? तो अर्थात आप समझ चुके हैं सेल्स कितने टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। पहली क्या है? प्रोकैरियोटिक, दूसरी क्या है? यूकैरियोटिक। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं सेल्स क्या है और सेल्स की डिस्कवरी किसने किया था और सेल्स कितने टाइप की होती हैं। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। अर्थात जैसे कहने का मतलब है दो प्रकार की जब सेल्स पाई जाती हैं तो दोनों सेल्स किस किस जीवों में पाई जाती है और कौन सी सेल्स किस प्रकार की होती हैं। अब हम समझेंगे सेल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि हम लोग समझ चुके थे सेल्स कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार की सेल्स होती हैं? दो प्रकार की। पहली क्या है? प्रोकैरियोटिक, दूसरी क्या है? यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे किस प्रकार के जीवों में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप हेडिंग डाल लीजिए क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या लिखा हुआ है? प्रोकैरियोटिक सेल्स आर ऑर्गेनिज्म whose cells lack are undeveloped are nucleus and other organelles। इसके कहने का मतलब है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो किस प्रकार के जीवों में पाई जाती हैं? उस प्रकार के जीवों में पाई जाती हैं जिनमें क्या होता है? लैक या फिर अनडेवलप्ड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स होते। कहने का मतलब है उस प्रकार के जीवों में पाई जाती है जिसमें क्या हो? न्यूक्लियस अनुपस्थित हो, मतलब क्या हो? अनडेवलप हो, क्या हो? या फिर लैक हो या फिर कमी हो या फिर ना हो या फिर अनडेवलप हो, अविकसित हो। और क्या हो? अदर ऑर्गेनेल्स भी क्या हो? अनविकसित हो, क्या हो? या फिर अविकसित हो या फिर हो ही ना। किसमें? सेल्स में। किसमें? अर्थात प्रोकैरियोटिक सेल उस प्रकार की सेल्स होती हैं
जिसमें न्यूक्लियस की कमी होती है या फिर क्या हो ऑर्गन डेवलप ना हो, क्या हो अनडेवलप हो। आगे क्या लिखा है, इट इज फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके कहने का मतलब है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वह किस में पाई जाती हैं, एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है, एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे बैक्टीरिया कहाँ पाई जाती है, बैक्टीरिया में। और क्या, साइनोबैक्टीरिया, क्या है साइनोबैक्टीरिया, क्या है साइनोबैक्टीरिया। और क्या है बैक्टीरिया, यह एक क्या है प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल है। और क्या है आर्की, क्या है आर्की, ये सब क्या है जीव हैं जो कि क्या है प्रोकैरियोटिक सेल्स से बने होते हैं, जो कि क्या है ये यूनिसेलुलर है, क्या है एक कोशिकीय जीव है। जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इनमें क्या होता है न्यूक्लियस या फिर अदर ऑर्गन्स जो होते हैं, फिर अन्य किसी प्रकार के जो ऑर्गन्स होते हैं, क्या है अंग है, वो सब क्या होते हैं अविकसित होते हैं। अब समझते हैं सेकेंड टाइप की कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स। क्या है सेकेंड टाइप की सेल्स, क्या है यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स आर ऑर्गेनिज्म which in a nucleus and other organelles are developed। कहने का मतलब है यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, फिर यूकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं वो क्या होती हैं, उस प्रकार की कोशिका होती हैं जिसमें न्यूक्लियस, केंद्रक या फिर क्या है अदर अन्य प्रकार के जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं डेवलप होते हैं, क्या होते हैं विकसित होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। कहने का मतलब है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो अंग होते हैं क्या होते हैं सेल ऑर्गेनेल होते हैं, वो क्या होते हैं डेवलप्ड होते हैं, कंप्लीटली क्या होते हैं डेवलप्ड होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। कहने का मतलब है मल्टी सेलुलर के एग्जांपल क्या है, जैसे ह्यूमंस है, फिर डॉग है, क्या है एनिमल्स है और ट्रीज है, ये सब क्या है, ये सब क्या है यूकैरियोटिक सेल्स से मिलकर बने होते हैं। उसमें क्या होते हैं ऑर्गेनेल जो होते हैं, क्या होते हैं सेल ऑर्गेनेल होते हैं, इसमें डेवलप होते हैं और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्या होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे ह्यूमन, क्या है ह्यूमन एंड एनिमल, क्या है एनिमल। कहने का मतलब है क्या मनुष्यों में पाई जाती है और क्या जंतुओं, जीव जंतुओं में पाई जाती है और क्या है ट्रीज, क्या होते हैं पेड़ों में यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। कहने का मतलब है जो एनिमल्स होते हैं और ट्रीज होते हैं या फिर पेड़ होते हैं उनमें क्या होती है यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है, क्या होती है यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो कहने का मतलब जो ट्रीज होते हैं इसके हिसाब से कहने का मतलब है जो ट्रीज में क्या होती है यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं और मनुष्यों में और या फिर किसी प्रकार के जीवों में क्या होती है यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से जो सेल्स होती हैं या फिर यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। क्या दो टाइप में डिवाइड किया गया, पहले क्या है प्लांट सेल जो कि पेड़ों में पाए जाते हैं और दूसरी क्या है एनिमल सेल, क्या है एनिमल सेल्स, क्या है एनिमल सेल्स। तो हम लोग प्लांट सेल के बारे में स्टडी करेंगे कहाँ पर बॉटनी में, किसमें वनस्पति विज्ञान। जब क्या होगी अलग पढ़ेंगे, क्या करेंगे जब वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगी प्लांट सेल की स्टडी की जाएगी। और जब हम लोग क्या करेंगे एनिमल सेल्स को पढ़ेंगे तो यहाँ क्या है जूलॉजी पढ़ेंगे, क्या है जूलॉजी पढ़ेंगे, जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। यहीं से बीएससी करने वाले स्टूडेंट क्या करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल्स को अलग अलग डिवाइड करते हैं। प्लांट सेल्स को किस में पढ़ते हैं बॉटनी में पढ़ते हैं और एनिमल सेल्स को जूलॉजी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हालांकि बात वो सब नहीं है, हम लोग समझेंगे एनिमल सेल्स या फिर सेल्स में ऑर्गेनेल्स क्या हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। कहने का मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। हम लोग यहाँ पर प्लांट सेल्स को नहीं पढ़ेंगे, क्या है प्लांट सेल्स को नहीं पढ़ेंगे और सेल ऑर्गेनेल को समझेंगे, एनिमल सेल्स के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको समझेंगे। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं सेल्स ऑर्गेनेल्स क्या है, अर्थात एक कोशिका में कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, फिर कोशिका के अंग क्या हैं। अब हम समझेंगे सेल्स ऑर्गन क्या है, अर्थात कोशिका के अंग क्या है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए सेल ऑर्गन, क्या है सेल्स ऑर्गेनेल्स। इसके कहने का मतलब क्या है सेल्स या फिर कोशिका के ऑर्गन। तो जैसा कि कोशिका के ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है, कहने का मतलब सबसे पहले समझेंगे क्या है सेल का स्ट्रक्चर क्या है। तो मान लीजिए क्या है ये आपकी क्या है एक सेल्स है, क्या है सेल्स है, ये क्या है सेल्स है, क्या है मेम्ब्रेन से मिलकर बनी है, क्या सेल वॉल से मिलकर बनी है, क्या है आपकी सेल है जो कि ये जो आउटर लेयर है इसे क्या कहेंगे आप सेल वॉल, क्या कहेंगे सेल वॉल। हालांकि हम यहीं पर आपको समझाते हैं सिर्फ क्या है अपर लेयर क्या है सेल वॉल है, क्या है जो कि आपसे क्या है चारों तरफ से ढके हुए और जिसके इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, क्या है फ्लूइड पाया जाता है, क्या है फ्लूइड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म, क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म, क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म, क्या है साइटोप्लाज्म। और जो इसके अंदर क्या है ऑर्गेनेल है, क्या है ऑर्गेनेल है, क्या है ऑर्गेनेल है जो इसके अंदर ये क्या है सेल ऑर्गेनेल, क्या है
सेल ऑर्गेनेल क्या है, ये जो इसके अंदर ऑर्गन पाए जाते हैं ये क्या है, ऑर्गेनेल है, क्या है, सेल ऑर्गेनेल। तो इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे कि एक सेल्स में किस प्रकार के या फिर कितने प्रकार के ऑर्गन। तो जैसा कि यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 6 प्रकार के सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। हालांकि कुछ और प्रकार के सेल्स ऑर्गेनेल होते हैं। हम लोग यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल के स्टडी करेंगे जो कि क्या है, मेजर होते हैं। क्या होते हैं, मेजर होते हैं। हालांकि जो कि हर जगह पूछे जाते हैं। क्या होते हैं, हर जगह पूछे जाते हैं, हर एक कंपटीशन एग्जाम में या फिर किसी भी प्रकार के एग्जाम में, या फिर क्या होते हैं सिलेबस वाइज क्या होता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि सेल ऑर्गेनेल में सबसे पहला ऑर्गन कौन सा है, न्यूक्लियस। क्या है, केंद्रक। क्या है, न्यूक्लियस। क्या है, पहला ऑर्गेनेल क्या है, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक। और दूसरा ऑर्गेनेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और तीसरा ऑर्गन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ER भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगला ऑर्गेनेल क्या है, गोल्जी एपार्चस। क्या है, गोल्जी एपार्चस। क्या गोल्जी एपार्चस, जिसे गोल्जी बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, किसे, गोल्जी एपार्चस। फिर अगला ऑर्गेनेल क्या है, राइबोसोम्स। क्या है, एक सेल्स में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, छोटे होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रक्चर इनका छोटा होता है। क्या होता है, राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, किसमें, सेल में। क्या है, सेल में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और क्या है, लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं, लाइसोसोम एक सेल्स के अंदर, जो कि क्या होते हैं, डाइजेस्टिव पार्ट होते हैं। सेल्स के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत आई या फिर किसी प्रकार का पार्ट डैमेज हो रहा है या फिर किसी प्रकार का ऑर्गेनेल डैमेज हो रहा है, तो उसे क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। क्या चीज, लाइसोसोम्स। अभी इसको लॉन्ग में समझेंगे। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं सेल्स ऑर्गेनेल क्या है और कितने प्रकार के ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, किसमें, एक सेल्स में। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको सेल्स ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल से बताते हैं। जैसे कि पहला ऑर्गन क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या होता है और न्यूक्लियस के कार्य के बारे में स्टडी करेंगे। अब हम समझेंगे सेल ऑर्गेनेल का पहला ऑर्गन कौन सा है। तो जैसा कि पहला ऑर्गन कौन सा है, न्यूक्लियस। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, न्यूक्लियस क्या है, पहला ऑर्गन है किसका, सेल ऑर्गेनेल का पहला ऑर्गन क्या है, न्यूक्लियस। जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं, इसमें पहला ऑर्गन क्या है, न्यूक्लियस। और आप जो चाहें उसको भी पहला बना सकते हैं, हालांकि क्या है, न्यूक्लियस। तो आप समझेंगे न्यूक्लियस क्या। तो जैसा कि न्यूक्लियस में क्या लिखा हुआ है, द न्यूक्लियस इज एन ऑर्गेनेल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। इसके कहने का मतलब है जो केंद्रक है यह क्या है, एक ऑर्गेनेल है, किसका, सेल का एक ऑर्गेनेल है, जो कि फाउंड होता है किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, पाया जाता है केंद्रक। केंद्रक एक कोशिका का ऑर्गन है जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियस इज द स्ट्रक्चर इन अ सेल दैट कंटेन्स द क्रोमोसोम्स। इसके कहने का मतलब है न्यूक्लियस क्या है, एक संरचना है जो कि क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम को कंटेन करता है। क्या, गुणसूत्रों को क्या करता है, कंटेन करता है, फिर इकट्ठा करता है। क्या कहने का मतलब है, जो न्यूक्लियस या फिर केंद्रक जो होता है उसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, उसमें क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। क्या होता है, उसके पास क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र उपस्थित हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, द न्यूक्लियस हैज मेम्ब्रेन अराउंड इट and is where RNA is made from DNA in the यहाँ सॉरी पर दो जगह इन द हो चुका है। आगे क्या लिखा हुआ, इन द क्रोमोसोम्स। इसके कहने का मतलब है जो केंद्रक है उसके पास क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, जैसे कहने का मतलब क्या है, आपका एक क्या है, एक केंद्रक है, इसके चारों तरफ क्या है, एक मेम्ब्रेन है। क्या है, एक मेम्ब्रेन है। और क्या लिखा हुआ है, where RNA is made from DNA। इसके कहने का मतलब है जहां पर क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनता है, किसमें, क्रोमोसोम्स में। क्या है, कहने का मतलब डीएनए में क्रोमोसोम्स होते हैं और आरएनए से डीएनए बनता है। कहां पर, सेल के अंदर, जो कि कहां पर है, केंद्र के बाहर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है, यह सब प्रोसेस होती है। कहने का मतलब है कि डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, फिर गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि डीएनए है वह आरएनए से बनता है। आगे क्या लिखा हुआ है, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1839। इसके कहने का मतलब है केंद्रक की खोज, या फिर कहने का मतलब है रॉबर्ट ब्राउन। क्या है, रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है, जिसने केंद्रक को डिस्कवर किया था या फिर उसके
खोज या फिर उसको खोजा था, किसको, न्यूक्लियस को। केंद्रक सन में 1831 में क्या है, 1831 में केंद्रक को रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। आप समझेंगे न्यूक्लियस के फंक्शन क्या है। तो जैसा कि न्यूक्लियस के फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द सेल्स हेरिडेटरी और द डीएनए। इसके कहने का मतलब है जो केंद्रक होता है या क्या है, स्टोर करता है, कहाँ पर, सेल के अंदर स्टोर करने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। सेल में रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, स्टोरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस चीज की, हेरिडेटरी के लिए, क्या है, हेरिडेटरी और द डीएनए, डीएनए या फिर आनुवंशिक सूचनाओं को क्या करता है, स्टोर करता है। क्या चीज, केंद्रक। यह प्रोसेस कहाँ पर होती है, सेल के अंदर। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं सेल ऑर्गेनेल का पहला ऑर्गन न्यूक्लियस क्या है, और आप समझ चुके हैं न्यूक्लियस के फंक्शन क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं सेल ऑर्गेनेल का सेकेंड ऑर्गन्स क्या है। सेकेंड ऑर्गन्स क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसी प्रकार से सेल ऑर्गेनेल को एक एक करके फुल डिटेल्स में समझ लेंगे। तो सेकेंड ऑर्गन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके बाद समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। अब हम समझेंगे सेल ऑर्गेनेल का सेकेंड ऑर्गन्स क्या है। तो जैसा कि सेकेंड ऑर्गन्स क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके कहने का मतलब है जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह पावर हाउस के नाम से भी जानी जाती है, या फिर सेल का पावर हाउस के नाम से भी जानी जाती है। अब यह सेल का पावर हाउस के नाम से क्यों जानी जाती है, तो जैसा कि आगे क्या लिखा हुआ है, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम फूड थ्रू सेलुलर रेस्पायरेशन। इसके कहने का मतलब है जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह क्या होती है, पावर हाउस के नाम से जानी जाती है सेल के अंदर, क्योंकि यह रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी। कहने का मतलब है एनर्जी को बाहर करने के लिए क्या है, जानी जाती है, या फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। किसके थ्रू, फूड से, क्या है, फूड से एनर्जी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या चीज, माइटोकॉन्ड्रिया। किसके थ्रू, सेलुलर रेस्पायरेशन। कहने का मतलब है जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है यह सेल के अंदर जो फूड होता है उससे क्या करती है, एनर्जी निकालती है, या फिर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कब, सेलुलर रेस्पायरेशन के, सेलुलर रेस्पायरेशन जब होता है या फिर कोशिकीय जब रेस्पायरेशन होता है तो क्या होता है, उसी के माध्यम से क्या होती है, एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से भी जानी जाती है। किसकी, सेल की पावर हाउस के नाम से भी जानी जाती है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, अल्बर्ट ओन कोलिकर 1858 एंड रिचर्ड अल्टमान 1886 डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया। इसके कहने का मतलब है अल्बर्ट ओन कोलिकर 1858 एंड रिचर्ड अल्टमान 1886 क्या है, इन्होंने डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया। कहने का मतलब है कि जो अल्टमान एंड कोलिकर थ्योरी है वह इसी के बेस पर बनी है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर फुल नेम उनका अल्टमान एंड कोलिकर का फुल नाम डिस्क्राइब कर दिया और किस ईयर को में किया था ये भी डिस्क्राइब कर दिया। तो जैसा कि कोलिकर का फुल नेम क्या है, अल्बर्ट ओन कोलिकर, जिसने क्या है अपनी थ्योरी कब दी थी, 1858 में। एंड जो अल्टमान है इनका फुल नेम क्या है, रिचर्ड अल्टमान, जिसने अपनी थ्योरी 1886 में दिया था। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज कॉइन्ड बाय कार्ल बेंडा, जिसे सी बेंडा के नाम से भी जानते हैं। क्या, कार्ल बेंडा एक वैज्ञानिक या फिर साइंटिस्ट है जिसे सी बेंडा के नाम से भी जानते हैं। 12 ईयर आफ्टर। इसके कहने का मतलब है जो माइटोकॉन्ड्रिया का टर्म है, क्या, जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक शब्द है। क्या है, एक शब्द है या फिर टर्म है। इसको किसने पॉइंट किया था, किसने प्राप्त किया था, कार्ल बेंडा। क्या है, जैसे कहने का मतलब है जब थ्योरी 1886 में अल्टमान की थ्योरी आई उसके 12 ईयर बाद, क्या है, उसके 12 साल बाद क्या है, यह टर्म जो माइटोकॉन्ड्रिया का टर्म है उसको किसने डिस्कवर किया, कार्ल बेंडा, या फिर सी बेंडा के नाम से भी जाने जाते हैं साइंटिस्ट। क्या, कार्ल बेंडा ने इसका शब्द दिया था, क्या, टर्म दिया था कि यह माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया ही। कहने का मतलब है कि उसके माता पिता कोई और उसके नाम देने वाला कोई
पास पड़ोस में ही पूछ करके नाम उसका रख देते हैं। इसी प्रकार से क्या है, इसके जो क्या है उसके माता पिता कौन थे, कोलिकर एंड अल्टमान थे। उन्होंने उसको डिस्कवर किया था। जैसे कि क्या होता है, माता पिता एक बच्चे को डिस्कवर करते हैं, उसी के बाद उसके बाद उसका नाम किसने डिस्कवर किया था, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने, सी बेंडा ने डिस्कवर किया था। आप समझते हैं इसके फंक्शन क्या है। तो जैसा कि इसके फंक्शन क्या है, एटीपी प्रोडक्शन, क्या है, एटीपी का संश्लेषण, यानी का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है यह एनर्जी को सिंथेसिस करती है या फिर एटीपी का प्रोडक्शन करती है। फिर आगे क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती है क्या चीज, माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या है, रोल इन एपोप्टोसिस, जो एपोप्टोसिस होती है, क्या प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो होती है उसमें क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करती है, क्या करती है, हेल्प करती है। और क्या, कैल्शियम रेगुलेशन, कहने का मतलब कैल्शियम का रेगुलेशन बनाए रखने में माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करती है। और क्या, थर्मोजेनेसिस, क्या थर्मोजेनेसिस कहने का मतलब शरीर के अंदर या फिर बॉडी के अंदर क्या होती है, थर्मोजेनेसिस की प्रोसेस जो होती है उसको बनाए रखती है क्या चीज, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं सेल ऑर्गन का सेकंड ऑर्गन क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं सेल ऑर्गेनेल का थर्ड ऑर्गन या फिर तीसरा ऑर्गन क्या है और उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब हम समझेंगे सेल ऑर्गेनेल का थर्ड ऑर्गन कौन सा है। तो थर्ड ऑर्गन कौन सा है, अर्थात तीसरा ऑर्गन कौन सा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप हेडिंग डाल लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ईआर के नाम से भी जानते हैं। क्या है, शॉर्ट में इसे ईआर के नाम से भी जानते हैं, अर्थात ईआर भी कहते हैं। तो जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या लिखा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स inside a cell through which protein and other molecule move। इसके कहने का मतलब है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या है, मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क है। क्या है, मेम्ब्रेन का नेटवर्क है। कहाँ पर, सेल के अंदर मेम्ब्रेन का एक जालनुमा संरचना होती है। क्या नेटवर्क मतलब क्या होता है, जालनुमा संरचना होती है, जिसमें क्या है, which प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल। इसके कहने का मतलब है जिसमें क्या होता है, प्रोटीन या फिर अन्य जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, क्या करते हैं, गति करते हैं। किसमें, उस नेटवर्क के अंदर, अर्थात मेम्ब्रेन्स की एक नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब है जाल है, अर्थात मेम्ब्रेन्स की जाल है जिसमें प्रोटीन या फिर और मॉलिक्यूल्स या फिर अणु होते हैं, वो क्या करते हैं, गति करते हैं। किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक प्रकार का जालनुमा संरचना है जिसमें प्रोटीन या फिर कुछ अणु क्या करते हैं, उसमें गति करते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोटीन आर असेंबल्ड एट ऑर्गेनेल कॉल्ड राइबोसोम। इसके कहने का मतलब है प्रोटीन क्या है, जो प्रोटीन होती है वह असेंबल्ड या फिर क्या करते हैं, जो असेंबल्ड करती है उस ऑर्गेनेल को, जहां पर प्रोटीन असेंबल्ड करती है उस ऑर्गन को राइबोसोम के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, कहने का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम पाया जाता है, जहां पर प्रोटीन क्या करती है, असेंबलेट करती है या फिर क्या करती है, गति करती है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, द ईआर वर डिस्कवर्ड बाय कीथ आर पोर्टर एंड थॉमसन इन 1945। इसके कहने का मतलब है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या फिर ईआर है उसको डिस्कवर किया था किसने, कीथ आर पोर्टर और थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। किस ईयर में, 1945, अर्थात 1945 में कीथ आर पोर्टर और थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था। आप समझेंगे इसके फंक्शन क्या है। तो जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन क्या है, कैल्शियम स्टोरेज। कहने का मतलब है कि सेल्स के अंदर जो कैल्शियम का स्टोर होता है या फिर कैल्शियम को स्टोर करती है वो कौन करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि कैल्शियम को स्टोर करता है। आगे क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। कहने का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को सिंथेसिस करती है या फिर प्रोटीन के संश्लेषण में हेल्प करती है। और क्या है, लिपिड मेटाबॉलिज्म है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह लिपिड का उपापचय करती है। क्या करते हैं, लिपिड का मेटाबॉलिज्म करती है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं सेल ऑर्गेनेल का थर्ड ऑर्गन या फिर तीसरा ऑर्गन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और उसके फंक्शन क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं सेल ऑर्गेनेल का फोर्थ ऑर्गन्स क्या है।
अब हम समझेंगे सेल ऑर्गेनेल का चौथा ऑर्गन्स क्या है, अर्थात सेल ऑर्गेनेल में चौथा ऑर्गन कौन सा है, अर्थात कोशिका का चौथा अंग क्या है। तो जैसा कि चौथा अंग क्या है या फिर फोर्थ ऑर्गन क्या है, गाल्जी एपार्चस। क्या है, गाल्जी एपार्चस, जिसे गाल्जी बॉडी के नाम से भी जानते हैं। तो समझते हैं गाल्जी बॉडी क्या होता है। क्या है, द गाल्जी एपार्चस कंप्राइजेस ऑफ फोल्डेड एंड कंप्रेस्ड मेम्ब्रेन सैक्स पाइल्ड अपॉन ईच अदर। इसके कहने का मतलब है जो गाल्जी बॉडी है यह क्या है, कंप्राइजेज ऑफ फोल्डेड। कहने का मतलब है क्या है, एकदम फोल्डेड होती है। क्या होती है, मुड़ी हुई खूब संरचना होती है। एंड कंप्रेस्ड, और क्या है, दबी हुई संरचना होती है। किसकी, मेम्ब्रेन सैक्स की। क्या, मेम्ब्रेन सैक्स मतलब क्या है, जो मेम्ब्रेन होती है या फिर झिल्ली होती है उसकी क्या होती है, सैक्स होती है। क्या होती है, खाली झिल्ली की सैक्स होती है जो कि फोल्डेड या फिर कंप्रेस्ड होती है। पाइल अपॉन ईच अदर, जो कि प्रत्येक सेल से प्रत्येक जगह पर पाई जाती है। आगे क्या लिखा हुआ है, कैमिलो गाल्जी डिस्कवर द गाल्जी एपार्चस इन 1898। इसके कहने का मतलब है कैमिलो गाल्जी नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था किसको, गाल्जी एपार्चस को, गाल्जी बॉडी को। किस ईयर में, 1898 में, 1898 में गाल्जी एपार्चस की खोज कैमिलो गाल्जी नामक साइंटिस्ट ने किया था। आगे क्या लिखा हुआ है, इट वाज नेम्ड आफ्टर इट डिस्कवरर। इसके कहने का मतलब है जो गाल्जी एपार्चस है इसका नेम क्या हुआ था, इसके डिस्कवरर, इसके जो खोजकर्ता थे उन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया। क्या है, जैसे कैमिलो गाल्जी नामक साइंटिस्ट थे तो उसी के नाम पर इस सेल ऑर्गेनेल का नाम रखा गया गाल्जी एपार्चस या फिर गाल्जी बॉडी। क्या है, गाल्जी नाम क्या है, साइंटिस्ट के नाम से रिलेटेड है। यही इसके कहने का मतलब है। क्या, इसका नाम इसके खोजकर्ता के नाम पर ही रखा गया है। अब समझते हैं इसके फंक्शन क्या है। तो जैसा कि गाल्जी बॉडी के फंक्शन क्या है, सिंथेसाइजिंग लिपिड। क्या है, लिपिड का संश्लेषण करना। क्या चीज, जो गाल्जी एपार्चस है या फिर गाल्जी बॉडी है वह क्या है, लिपिड का संश्लेषण करती है। आगे क्या लिखा हुआ, सिंथेसाइजिंग सेल वॉल पॉलीसैकेराइड। इसके कहने का मतलब है जो गाल्जी बॉडी है वह सेल वॉल या फिर पॉलीसैकेराइड की सेल वॉल को क्या करती है, संश्लेषित करती है। आगे क्या है, फार्मिंग लाइसोसोम्स। इसके कहने का मतलब है गाल्जी एपार्चस या फिर गाल्जी बॉडी जो है यह क्या करती है, या क्या करती है, लाइसोसोम को भी बनाती है। क्या करती है, लाइसोसोम को भी बनाती है या फिर लाइसोसोम के बनने में हेल्प करती है। आगे क्या है, पैकेजिंग प्रोटीन। कहने का मतलब है प्रोटीन के पैकेज या फिर प्रोटीन के पैकेज बनने में हेल्प करती है। क्या चीज, गाल्जी एपार्चस। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं सेल ऑर्गेनेल का चौथा ऑर्गन्स क्या है, गाल्जी एपार्चस, और आप समझ चुके हैं गाल्जी एपार्चस के फंक्शन क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं सेल ऑर्गेनेल का फिफ्थ ऑर्गन्स कौन सा है। अब हम समझेंगे सेल ऑर्गेनेल का फिफ्थ ऑर्गन्स क्या है। तो जैसा कि सेल ऑर्गेनेल में पांचवा ऑर्गन कौन सा है, राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम्स। तो आप हेडिंग डाल लीजिए क्या है, राइबोसोम्स। तो जैसा कि राइबोसोम्स में क्या लिखा हुआ है, सेल हैव टिनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर नोन एज राइबोसोम्स या फिर राइबोसोम। इसके कहने का मतलब है जो राइबोसोम्स है या फिर क्या है, सेल क्या है, कोशिका के अंदर या फिर कोशिका के पास क्या है, टिनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर। क्या है, ग्रेन्यूल फॉर्म में स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या है, बहुत टिनी, क्या है, बहुत महीन होते हैं। क्या है, बहुत महीन ग्रेन्यूल्स होते हैं या फिर ग्रेन्यूल जैसी संरचना होती है जिसे राइबोसोम्स के नाम से जानते हैं या फिर जिसे राइबोसोम्स कहते हैं। क्या है, कोशिका के पास या फिर कोशिका के अंदर बहुत महीन ग्रेन्यूल्स जैसी संरचना होती है जिसे राइबोसोम्स के नाम से जानते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ, राइबोसोम्स आर माइक्रोमोलिकुलर मशीन फाउंड विद इन ऑल सेल्स दैट परफॉर्म्स बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस। इसके कहने का मतलब है राइबोसोम्स हैं वो क्या है, माइक्रोमोलिकुलर मशीन्स है। क्या है, माइक्रोमोलिकुलर मशीन्स है, किसकी, प्रोटीन सिंथेसिस की मशीन है। माइक्रोमोलिकुलर बृहद मॉलिक्यूलर बहुत बृहद अणु वाली मशीन है, फाउंड विद इन ऑल सेल्स। क्या है, बृहद अणु वाली क्या है, मशीन है जो कि प्रत्येक सेल्स में
क्या होती है, सभी प्रकार की सेल्स वाले सभी प्रकार की सेल्स में क्या होते हैं, फाउंड होते हैं। दैट परफॉर्म बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि क्या परफॉर्म करती हैं, बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि जैवीय प्रोटीन संश्लेषण में क्या है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य परफॉर्म करती हैं। जो कहने का मतलब है जो प्रोटीन संश्लेषण होता है यह राइबोसोम के द्वारा ही होता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज एमिल पैलाडे। इसके कहने का मतलब है जो राइबोसोम्स हैं ये क्या है, जॉर्ज एमिल पैलाडे के द्वारा ही डिस्कवर्ड किया गया था। जॉर्ज एमिल पैलाडे के द्वारा ही डिस्कवर्ड किया गया था क्या चीज, राइबोसोम्स। अब समझते हैं इसके फंक्शन क्या है। तो फंक्शन बस वही है, क्या है, प्रोटीन संश्लेषण। जैसा कि लिखा हुआ है राइबोसोम्स इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द सेल्स। इसके कहने का मतलब है जो राइबोसोम्स हैं या प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। कहां पर, कहां पर, सेल्स के अंदर कोशिका में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वह राइबोसोम्स के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं सेल ऑर्गेनेल का पांचवा ऑर्गन्स क्या है, राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स के फंक्शन क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं सेल ऑर्गेनेल में लास्ट ऑर्गन्स कौन सा है। अब हम समझेंगे सेल ऑर्गेनेल का लास्ट ऑर्गन्स क्या है। तो जैसा कि लास्ट ऑर्गन क्या है, लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम। तो जैसा कि लाइसोसोम क्या होता है, आप हेडिंग डाल लीजिए, लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम। तो जैसा कि लाइसोसोम में क्या लिखा हुआ है, अ लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल दैट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके कहने का मतलब है जो लाइसोसोम है ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। क्या है, मेम्ब्रेन से बंधा हुआ एक सेल ऑर्गेनेल का क्या है, कोशिका का ऑर्गन्स है जो कि मेम्ब्रेन से बंधा हुआ। दैट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम, कहने का मतलब है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है या फिर अपने पास रखता है। क्या चीज, डाइजेस्टिव एंजाइम। आगे क्या लिखा हुआ है, लाइसोसोम आर स्फीयर शेप्ड सैक्स filled with hydrolytic enzyme that have the capability to break down many type of biomolecule। इसके कहने का मतलब है जो लाइसोसोम होते हैं या स्फीयर शेप्ड सैक्स होते हैं। क्या होते हैं, स्फीयर शेप्ड के सैक होते हैं। क्या होते हैं, स्फीयर आकृति के एक सैक्स होते हैं। सैक्स का मतलब क्या होता है, खाली स्थान होते हैं। क्या होता है, स्फीयर शेप के, स्फीयर आकृति के क्या होते हैं, सैक्स होते हैं या फिर खाली जगह होती है जो कि भरे होते हैं। आगे क्या लिखा, फिल्ड विथ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जिसमें क्या भरा हुआ होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जिसमें भरा हुआ होता है या फिर उसमें रहता है। दैट हैव द कैपेबिलिटी टू ब्रेक डाउन मेनी टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें क्या कैपेबिलिटी, जिसमें क्षमता होती है। क्या होती है, जिसमें क्षमता होती है ब्रेक डाउन करने की, तोड़ने की क्षमता होती है। किसको, मेनी टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, कई प्रकार के जैव अणु होते हैं जिसको तोड़ने की क्षमता होती है। किसमें, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में। क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम में क्षमता होती है जो कि कंटेन कौन करता है, लाइसोसोम। और लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्फीयर शेप्ड के जो सैक्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। क्या चीज, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जो कि कैपेबिलिटी रखते हैं क्या चीज, ब्रेक डाउन करने की, कई प्रकार के बायोमॉलिक्यूल्स या फिर जैव अणु को ब्रेक डाउन करने की क्षमता रखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, क्रिश्चियन डी डुबे वाज डिस्कवर्ड इन 1955। इसके कहने का मतलब है जो क्रिश्चियन डी डुबे नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था क्या चीज, लाइसोसोम को। लाइसोसोम को डिस्कवर किया था क्रिश्चियन डी डुबे ने। किस ईयर में, 1955 में। किसमें, 1955 अर्थात 1955 में डिस्कवर किया था या फिर खोज की थी। किसकी, लाइसोसोम्स की। अब समझते हैं इसके फंक्शन क्या है। तो जैसा कि लाइसोसोम के फंक्शन क्या है, इट इज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल। इसके कहने का मतलब है जो कोशिका होती है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या है, कोशिका के अंदर प्रेजेंट होने वाला ऑर्गन्स है जो कि क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कि क्या करता है, जो कोशिका के अंदर वेस्ट पदार्थ होते हैं या फिर क्या होता है, सेल डेथ होती है उसके, या फिर किसी प्रकार का ऑर्गन डैमेज होता है तो उसको क्या करते हैं, डाइजेस्टिव करते हैं। क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। क्या चीज, लाइसोसोम। इसलिए वह डाइजेस्टिव सिस्टम है। किसका, सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम। और क्या फंक्शन है, इट हेल्प्स रिपेयर सेल मेम्ब्रेन। और यह क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको रिपेयर करते हैं। जो कहने का मतलब है जो एपोप्टोसिस या फिर किसी प्रकार की क्या होती है, जब किसी प्रकार की सेल डेथ होती है तो उसमें क्या होते हैं, लाइसोसोम क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। किसको, सेल मेम्ब्रेन को रिपेयर करते हैं। और अगला फंक्शन क्या है,
और अगला फंक्शन क्या है, लाइसोसोम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसके कहने का मतलब है जो लाइसोसोम होते हैं या प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। हालांकि ये सब हेल्प वाले कार्य अलग हैं और मेन इसका कार्य क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम कार्य है। किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम। कहने का मतलब है सेल या फिर कोशिका के अंदर किसी प्रकार का पार्ट डैमेज होता है तो उसका क्या करता है, डाइजेशन करता है। क्या चीज, लाइसोसोम यह है इसका मुख्य कार्य। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं सेल ऑर्गेनेल का लास्ट पार्ट क्या है, अर्थात आखिरी अंग कौन सा है, लाइसोसोम, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें ताकि आपको डेली पर डेली मिलती रहे इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन। इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर जेकेएस लर्निंग इंस्टीट्यूट्स।